समाधान नहीं हो पाएगा तो आप किस तरीके से आगे बढ़ पाओगे, है ना। इसीलिए आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, बहुत ध्यान से आप सबको स्टडी भी करनी है और किसी से भी वार्तालाप करनी है तो सोच समझ के बात करें, ताकि लगे कि अगले बंदे को बुरा ना लगे, है ना। ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है किसी भी इंसान को कि आप उनको ठेस पहुंचाएं, है ना। ये आप भारतीय संविधान पढ़ चुके हैं, उसमें सारी बातें हैं। आप मानवाधिकार भी पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से। सबके लिए समान इक्वलिटी की बात होती है, तो समानता के आधार पर देखा जाए सभी लोगों को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना पॉइंट। और मैंने आप लोगों से कल बताया भी था मानवाधिकार के थोड़ी सी बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं UDHR। ये टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाएं, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स आप लोग कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में क्या किया गया था, अपनाया गया था। ये भली भांति तरीके से आप लोग इससे रूबरू हैं। आप यही भी जानते हैं कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक मिनट होल्ड रखना जरा। बताया है कि मानवाधिकार के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा रही है, जो बेसिकली कहते हैं कि मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास बेसिकली दर्शाती है। सन 1991 का एक दशक था, एक वर्ष था, आप सब जानते हैं इसके बारे में, और नहीं जानते तो आप यहाँ से सुन लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई थी 1991 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप लोगों से। 1991 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई थी, उसमें सिद्धांतों का एक समूह बना, जिन्हें पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना गया था। पेरिस सिद्धांत के नाम से अगर कोई सवाल बनता भी है तो आप 1991 को वहाँ पे जरूर ट्रिक करिएगा, क्योंकि पेरिस सिद्धांत के नाम से वो जाना गया था जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी। वो सिद्धांतों का एक समूह था, इसी को तैयार किया गया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। आगे चला तो अगर हम बात करते हैं, जब 1948 में जिस समय घोषणा हुई थी, जो बातें इसके अंतर्गत कही गई, तो 1991 के तहत में उन सभी बातों को लेकर यहाँ पर मानवाधिकार के संरक्षण के संबंध में एक अधिनियम के रूप में उभर कर सामने आया, और तब मानवाधिकार संरक्षण एक अधिनियम बना, और वह बना सन 1993। अब यही हम पढ़ने चल रहे हैं कि मानवाधिकार के बारे में, इस पे बारे में हम लोगों ने कल चर्चा भी किया था आप लोगों से, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैंने एक पॉइंट और आप लोगों को बताया था कल की क्लास में, मानवाधिकार परिषद के बारे में। भली भांति तरीके से आप सब लोगों को मालूम भी होगा कि इसकी गठन कब किया गया था। जरा बताओगे आप लोग, एक बार स्पष्ट करिएगा, मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था, एक बार स्पष्ट करिएगा। 24 अक्टूबर 1943। नहीं, 12 अक्टूबर 1993 को। नहीं, मानवाधिकार परिषद की बात हुई है, तो इसका जो हुआ था, है ना, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इस 15 मार्च, है ना, क्या हुआ था, 15 मार्च 2006 को हुआ था, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानवाधिकार परिषद, इससे सवाल भी प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च 2006 को बेसिकली संयुक्त राष्ट्र सभा या महासभा के प्रस्ताव के द्वारा इसको जो है गठित किया गया था। इससे पहले ना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर ये बेसिकली जो है लाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के आधार पे। तो ये मानवाधिकार के संवर्धन पर देखो, मानवाधिकार की बात ही क्या आती है, संवर्धन एक ऐसा शब्द है, देखिए कुछ हिंदी टर्म जो आप लोग सुनते हैं उसको आप अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ लिया करें। ठीक है, संवर्धन एक शब्द होता है, आप भली भांति तरीके से रूबरू भी होंगे, आप सब जानते भी होंगे। संवर्धन शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को बड़ा करना या उससे कुछ जोड़ना, है ना। किसी चीज को क्या करना है, बड़ा करना है, हम यदि उसको संवर्धन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, या उसमें कुछ जोड़ने की बात करते हैं, तो उस शब्द में हम इसको संवर्धन करते हैं। कहने का भाव ये था कि मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये उत्तरदायी बना, और इसी के साथ संस्था मानवाधिकार के उल्लंघनों की भी जांच करती थी, और इसके पास मानवाधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, जो विषय थे, उस पर क्या हुआ, चर्चा की गई, और चर्चा करने का जो अधिकार था ये मानवाधिकार परिषद पर दी गई थी। अब इसी परिषद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए कुल लगभग 47 सदस्य देशों से मिलकर ये मानवाधिकार परिषद को बनाया गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में कि अब एनएचआरसी की भूमिका
कार्यों में किस तरीके से और साथ ही साथ उसकी शक्तियों में किस तरीके से है। देखिए, एक बात यहाँ पर तय है कि शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा हुई भूल चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल शुरू करना और इसमें शामिल है, ताकि मानवाधिकार के उल्लंघन को रोका जा सके। एक कार्य तो ये रहेगा। अच्छा, आज तो आवाज क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। क्लियर है। अच्छा, जी सर, आवाज क्लियर है सर। चलो, यानी कल की तरह नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, एक चीज यहाँ पर मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपसे मैं इसके कार्यों के बारे में रूबरू करा रहा हूँ, तो ये बात तय है कि मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी ऐसा मामला है, यदि NHRC, अच्छा जानते हो ना NHRC? प्लीज, अगर नहीं पता है तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि कल आप में से किसी स्टूडेंट ने भी बताया था, है ना। ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आपने दिया है। बेसिकली ये द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 1993 के नाम से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है NHRC के संज्ञान में आता है क्या? मानवाधिकार के उल्लंघन। जैसे कोई मान लीजिए उल्लंघन से संबंधित कोई, ये क्योंकि यहाँ पे शिकायत लिखा हुआ है, तो संबंधित कोई मामला है, तो यदि वो मामला है तो वो मामला कहाँ पे आएगा? NHRC में आएगा। इसके संज्ञान में आता है और यह शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, तो NHRC को उसकी जांच करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे देखिए, जांच पड़ताल क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो यह बात है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा इसके संबंध में। नेक्स्ट तथ्य पर बात करेंगे, कैदियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना। ये बात सत्य है कि आयोग ने किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। इसका तात्पर्य यही है, कैदियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना। अब परीक्षा में देखो, अध्ययन करने का मतलब केवल इतना लिखा है, लेकिन इसके भाव कई होते हैं। इसके भाव ये होता है कि भाई जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करना, इसमें सुधार के लिए सुझाव देना, ये भी चीज़ें उसके अंतर्गत बहुत पार्ट आता है। अब यूजीसी इनमें से कोई भी पार्ट आपको शामिल कर सकता है, परंतु मेन तथ्य तो यही है कि कैदियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना। न्यायिक हिरासत तथा पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जांच पड़ताल करना भी आयोग के कार्य के क्षेत्र में शामिल है। साथ ही NHRC मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य संबंधित अभिसमय बेसिकली सम्मेलन को रिलेट कराता है, और दस्तावेजों का अध्ययन तथा उनके प्रभावी अनुपालन की सिफारिश भी करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि NHRC संविधान या किसी अन्य कानून के द्वारा मानवाधिकार को बचाने के लिए एक प्रकार से प्रदान किए जाते हैं, और सुरक्षा उपाय की समीक्षा भी कर सकता है। समीक्षा एक ऐसा शब्द है जो परीक्षा में बराबर देखने को मिलता रहता है हमेशा। तो सुरक्षा उपाय की जब समीक्षा करने का मतलब पूरी टोटल ब्यौरा देना, निष्कर्ष देना है ना एक प्रकार से, तो उस चीज़ों में हम समीक्षा शब्द रिलेट कराते हैं, और उसमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है, ठीक है। और दस्तावेज हो गए, अभिसमयन हो गए, उनका अध्ययन भी करेगा और प्रभावी अनुपालन की सिफारिश भी करेगा, ताकि भाई NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य सही तरीके से कर सके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य होता है। शोध कार्य का मतलब होता है अनुसंधान का कार्य, है ना, करना भी NHRC के कार्यों के ही अंतर्गत आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये रहा है। एक कैदी वाला था, ये जो ऊपर पॉइंट लिखा गया ये भी है। यहाँ प्रश्न फैक्ट नहीं होंगे, यहाँ प्रश्न जो भी बनाए जाएंगे अप्लाइड बनाए जाएंगे, कंसेप्चुअल प्रश्न बनाए जाएंगे, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो समझिए, माइंड में सेटअप बनाइए कि आप लोगों के लिए, आप अगर मानवाधिकार आयोग में अगर आप होते तो आपके क्या क्या काम होंगे, अपने चीज़ को इस तरीके से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर आप बाय द वे उसमें सिलेक्शन आपका होता है तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को रिलेट कराएंगे, आपको बता। सर, इसके अलावा सर NHRC की फुल फॉर्म क्या है सर? अरे भाई साहब, अभी तो बताया था NHRC का, बताओ एक बार फिर से सिराज महोदय।
नेशनल सर ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन। हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ पर हो मैडम? अभी खाना वो किस टाइप के सर? हाँ, अभी बता चुका हूँ ना। प्लीज इस तरीके से आप थोड़ा सा फोकस करें। आगे बात करते हैं। देखिए, इसके अलावा भी अगर मैं बात करता हूँ तो यह आयोग कई और कार्यों का भी करता है। देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा कि मानवाधिकार का कोई उल्लंघन करेगा तो एनएचआरसी का संज्ञान में आ जाएगा। शिकायत के माध्यम से क्या करेगा एनएचआरसी? उसकी जांच करने का अधिकार देगा। अब आप सोचिए, आप वहाँ के कोई मेंबर होंगे या आप मान लीजिए वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपने दे दिया, भैया जांच करने का अधिकार हो गया, उसके पास शिकायत करने का माध्यम है ये एक प्रकार से, है ना। दूसरी बात, आपने कहा कि भैया उल्लंघन के संबंध में न्यायिक मामलों के आपने हस्तक्षेप का अधिकार है। हस्तक्षेप का मतलब होता है एक प्रकार से अध्ययन वाली प्रक्रिया, पूरी डिटेल को जानना। फिर आपने कहा कि भाई बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करना, उसको सुधारना, उसको सुझाव देना, ये भी बोला। यहाँ तक कि आपने ये भी बोला कि संविधान या किसी अन्य कानून के द्वारा मानवाधिकार को बचाने के लिए प्रदान किया गया है ये, उसकी समीक्षा करेगा, सुरक्षा का उपाय है ये। बदलाव के लिए भी क्या कर सकता है वो? सिफारिश कर सकता है, ताकि आप बदलाव करो। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आपने ये भी कहा कि मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी शामिल है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च भी होता है उसमें, वो भी चीज़ें आ जाती है। और तत्पश्चात हम ये भी देख सकते हैं कि आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां भी है ना। उसमें ये भी आप सोचो कि दीवानी अदालत की शक्तियां भी उसमें हैं। और आपको बता दें कि इसके पास मुआवजे और हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। सर ये दीवानी अदालत का शक्तियां क्या रहेंगी सर? जिसे देखो, दीवानी अदालत क्या होता है? जैसे आप न्यायिक प्रक्रिया भी आपने ऊपर देखा, न्यायिक प्रक्रिया। अब दीवानी अदालत की अगर हम बात करते हैं तो ये तो बेसिकली नागरिक और राजस्व के क्षेत्राधिकार का एक उच्च न्यायालय होता है दीवानी अदालत। और दीवानी अदालत बेसिकली होता क्या है? वो व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट, जिनमें किसी पद, अधिकार या संपत्ति संबंधी दावे पेश होते कि नहीं होते। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया दीवानी अदालत की कहलाती है। और ये कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा होता है। तो आप सोचिए एक बार, क्या मान जो है एनएचआरसी के अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई व्यवहार के संबंध में, मान लीजिए कोई पद के अधिकार के संबंध में, मान लीजिए कोई संपत्ति के संबंध में कोई क्लेम कर दिया, तो उन दावे को पेश करेगा कि नहीं करेगा आयोग? या उस पर कार्य करेगा कि नहीं करेगा आयोग? बताइए, करेगा। तो इसलिए सर तो वो तो नॉर्मल अदालत भी तो करती हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ अगर बाय द वे क्लेम कर दिया वहां पे भी जाके, मैं कह रहा हूँ एक ही चीज थोड़ी ना होता है कि आप एक ही जगह करो। एक ओके। कार्य के कई जगह से, अगर मान लीजिए आपके अगर अधिकारों का हनन होगा, तो आप थोड़ी ना कि आप प्रशासन के पास ही केवल जाओगे, पुलिस स्टेशन ही जाओगे। आप अन्य और जगहों भी जा सकते हो, अपने दीवानी अदालत में भी जा सकते हो, अपने आयोग में भी जा सकते हो, अपने न्यायालय में भी जा सकते हो ना, कि भाई हमारा हनन हुआ है, हमारे अधिकारों का। हो सकता है नहीं हो सकता? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से कि आयोग के पास ना दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, और यह अंतरिम राहत भी प्रदान आपको कर सकता है। तो मे भी मतलब हो सकता है ऐसा केस पहुंच जाए कभी कभार, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो प्रश्न यही आता है भाई, कभी कभार जब हम लोग नहीं सुने रहते तो हमारे दिमाग में आता है भाई दीवानी अदालत के पास कैसे जा सकता है। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसके पास जैसे देखो मान लीजिए मुआवजा हो गया, हर्जाने हो गए, उसके भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार इसी आयोग के पास रहेगा। ठीक है। राज्य और केंद्र सरकार को मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए, जो राज्य और केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, ये बात भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है ना। अपनी रिपोर्ट तो देगा भाई, और वहाँ पे रखा भी जाएगा। भाई इतने उल्लंघन, जो डेटा वगैरह देखते हो कहाँ से देखते हो? वहीं से तो आते हैं सारे डेटा, जब यहाँ सदन में रखे जा रहे हैं, दोनों सदनों में डेटा वहीं से पता चलता है हम लोगों को। तो इसके अलावा आयोग के और भी कई कार्य हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया कि समाज की विभिन्न वर्गों में, आप समझ रहे होंगे समाज में कितने विभिन्न वर्ग हैं या नहीं है ना। समाज में विभिन्न वर्ग हैं, बताइए भाई है? जी सर है। ये भी नहीं पता है आप लोगों का? मैं तो बहुत इजी सवाल है, तो ऐसे ही पूछ लिया आपको बात। सर है, पता है। और कहता है कि मानवाधिकार से संबंधित जागरूकता बढ़ाना, तो यानी एक प्रकार से ये क्रिया होगी। किसी लंबित वाद, अब ये जानना जरूरी, किसी लंबित वाद के मामले में न्यायालय की सहमति से उस वाद का निपटारा कराना। अब आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक होगा कि
कि आप बताएं जरा लंबितवाद क्या होता है प्लीज। सर जो केस पे बहुत ज्यादा डेट मतलब बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो कुछ डिस्कशन नहीं निकल रहा है, तो उसको बोल सकते हैं, ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कारण क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, एक लंबितवाद का सिद्धांत था, और वो जो लंबितवाद का सिद्धांत था वो संपत्ति अंतरण के अकॉर्डिंग आता था, है ना। तो मेरा कहने का भाव यही था कि यदि कोई व्यक्ति किसी मुकदमे से लंबित रहने के दौरान यथावर्थ संपत्ति का अंतरण करता है और उस मुकदमे में न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति में रुचि प्राप्त होती है, तो मुकदमे में लंबित रहने का दौरान किया गया अंतरण शून्य माना जाता है। कोई क्रिया रही होगी, उस क्रिया के दौरान इस शब्द को रिलेट कराया गया कि ये पार्ट जो है लंबित वाद है ना। इसी बोला गया क्या, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी को कहा गया लंबित वाद, है ना। तो मेरे कहने का भाव यही रहेगा कि अगर आपसे पूछता है कि लंबित वाद में क्या मीनिंग निकलता है, तो आप सीधा सीधा बताइएगा कोई लंबित मुकदमा, कोई लंबित मुकदमा, ठीक है। एक कानूनी कहावत है, आपने सुना भी होगा, पेडेंट लाइट निहिल इनोवेचर। इसका अर्थ है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कुछ भी नया पेश नहीं किया जाएगा, कुछ भी नया पेश नहीं किया जाएगा। तो ये सब लंबित बेसिकली वाद के अंतर्गत आते हैं। और इतनी बातें केवल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में अगर लंबित मामले पूछता है क्या होगा, तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि सभी स्तरों पर न्यायिक अदालतों द्वारा पीड़ित व्यक्ति या संगठन को न्याय प्रदान करने के लिए मुकदमों के निपटारे में होने वाली देरी क्या कहलाती है, लंबित वाद या लंबित मामला भी आप कह सकते हो, है ना। तो प्रश्न में ही ये बेसिकली क्लियर कर देता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बताता है, कहता है कि लोक सेवकों द्वारा किसी भी व्यक्ति या उसके सहायतार्थ किसी अन्य व्यक्ति के मानवाधिकार के हनन के मामलों में शिकायत की सुनवाई करना। ये तो अभी आपने देखा भी ऊपर। मानसिक अस्पताल अथवा किसी अन्य संस्थान में कैदी के रूप में रह रहे व्यक्ति के जीवन की स्थिति की जांच करने की व्यवस्था, ये भी आपने ऊपर इससे रिलेटेड कुछ देखा आपने। संविधान तथा अन्य कानूनों के संदर्भ में मानवाधिकार के संरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करना और ऐसे प्रावधानों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए सिफारिश करना, ये भी प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आ जाती है ना। तो ये कुछ अन्य जो है क्रियाएं बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। और भी है, आतंकवाद या अन्य विध्वंसक कार्य के संदर्भ में मानवाधिकार को सीमित करने की जांच करना। गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है एनजीओ, नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड और अन्य ऐसे संगठनों को बढ़ावा देना जो मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने के कार्य में शामिल हो। तो ये भी भूमिका बेसिकली उसी कार्य को रिलेट कराती है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। एक बेसिक जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि आप इसे भी याद रखना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण। हालांकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी हो, जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा, बेसिकली मैं उनको भी एक बार बता दूं कि इनकी संरचनाओं से कभी कभी सवाल बन जाता है, और वही संरचना जो है मैं फैक्ट के रूप में आप लोगों को दे रहा हूँ, फैक्ट से ही बनता है। तो ये एक पहली बात, एक बहुसदस्यीय संस्था है। क्या परीक्षा में सवाल आएगा, बहुसदस्यीय संस्था। तो जब आपके कूट मिलेंगे तो आप सीधा सीधा बताएंगे क्या नाम, कि भाई NH होगा यार, NHRC का ये पार्ट बनेगा, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसमें एक क्या होता है, बताइए, एक क्या होता है, एक अध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। 5 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सर 5 के 4 होगा। 5 होते हैं, 5 होते हैं। 2 ड्रीम्ड सदस्य होते हैं, 2 ड्रीम्ड सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं, ठीक है। सर ड्रीम सदस्य क्या होता है? हाँ बता रहे हैं 2 ड्रीम सदस्य होते हैं। इस बात को आप भी इसके अंतर्गत जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए आपने
ड्रीम्ड का नाम सुना होगा। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, ड्रीम का कई अर्थ बनता है ड्रीम्ड का। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में भी सुना होगा, ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का नाम, है ना, उसी के समकक्ष है। तो यानी ये कहा गया कि भारत में जो उच्च शिक्षा के संस्थानों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई एक मान्यता होती है, उसी को ड्रीम्ड कहते हैं, है ना। तो भारत में एक प्रकार का जो है विश्वविद्यालय का पार्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हायर डिपार्टमेंट की अगर कोई चीज़ें देख रेख की बात करता है तो वो ड्रीम्ड सदस्य करते हैं, है ना। किसी विभाग की अगर मान लीजिए जांच पड़ताल की प्रक्रिया में अगर आता है तो वहाँ पे ड्रीम्ड सदस्य होते हैं। उन क्रियाओं में इनका जो है नाम देखने को मिलता है। ये केवल 2 ही सदस्य इसके होते हैं। तो ये हायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो ड्रीम्ड यानी अध्यक्ष के बाद इनकी भूमिका आ जाती है। तो काफ़ी इनके कर्तव्य वगैरह उसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ ये आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य होते हैं। 3 कौन से सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ये आप ध्यान रखिए, 7 सदस्यों में। कितने सदस्यों में? 7 सदस्यों में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी किसकी? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बताइएगा जरा एक बार। सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो उच्च स्तरीय कमेटी होती है उन्हीं की सिफारिश के आधार पर ये होती है। अच्छा, यही अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 5 वर्ष। 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। और कितने वर्ष की उम्र रखी गई है? उम्र अगर 70 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 70 वर्ष उम्र रखी गई है। ये आप देख लीजिए, मैं साइड नोट भी कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, है ना। तो इस चीज़ों को आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो। 70 वर्ष, है ना। इसकी PDF वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण में आप लोगों से एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न आ सकता है। सर 70 साल तक मतलब वो कार्य कर सकते हैं उसमें ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 70 साल तक वो कार्य जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे सुन पा अब रहे हम हैं क्या? जी। सुन पा रहे हैं सर? मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, आप सुन पा नहीं रहे मेरी आवाज। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, हम बाद में रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं तो ये स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में म्यूट नहीं होते हैं और फिर बाद में वो आवाज रिकॉर्डेड क्लास में बहुत अच्छा डिस्टर्ब अच्छा, कर। ठीक है भाई, सुन लीजिए भाई बच्चे सभी लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज़, आपकी सारी बातें। अब बच्चे ध्यान रखें, सब लोग प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। अब सर कोई अनम्यूट। हाँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सब लोग ध्यान रखेंगे मैडम। चलिए अब आगे आइए, क्लास में आ जाइए, ठीक है। प्लीज़ सभी लोग ध्यान रखें इसी चीज़ों का। अब देखिए आगे अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान और अधिकार के बारे में, ठीक है। प्लीज पूजा जी म्यूट मत अनम्यूट मत हाँ हाँ, वो ठीक है मैडम, नहीं होंगे, मैंने बोल दिया है, अब अनम्यूट नहीं होगा। आप थोड़ा क्लास में फोकस करिएगा सभी लोग, है ना। अब देखिए भारतीय संविधान की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्योंकि मानवाधिकार में ना ये एक पॉइंट पूछा जाता है भारतीय संविधान और मानवाधिकार को रिलेट करते हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान का एक भाग 3 है, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मौलिक विवादों को मानते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी अन्य लिखित संविधान की तुलना में ना अधिक विस्तृत है और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की या जो व्यापक श्रृंखला है उसको पूर्ण भी करता है। तो संविधान में स्वयं 6 समूहों के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों का वर्गीकृत किया गया है। हालांकि मैंने आप लोगों को इस क्लास को मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं, इसको आप ध्यान से देखे रहिएगा। भाग 3 आप जानते हैं मौलिक अधिकार को रिलेट कराता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद शामिल होते हैं। समझिएगा बड़े अच्छे से। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपसे सवाल पूछता है तो आप सभी लोग यूएसए को बताइएगा, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बताया था कि भाई मौलिक अधिकार है, अगर इसका हनन होगा तो एक पावरफुल व्यक्ति ही इसको क्या कर सकता है, वहां पर न्याय कर सकता है। तो पावरफुल कंट्री आपको आप सब जानते हो अमेरिका है, तो इसलिए आप अमेरिका का नाम लगा कर आते हो। मूल संविधान में, है ना, 7 मौलिक अधिकार थे, ये बात आपको मैंने बताया भी है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संपत्ति के अधिकार पे आधार पे था, और जो बेसिकली अनुच्छेद 31 और 19 के 6 में 19 के 6 को यानी 6 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया। हालांकि ये पेपर में नहीं पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर भी
आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन जो प्रक्रिया था वो किस परिप्रेक्ष्य में था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सन 1978 का, ठीक है, संपत्ति के संबंध में था। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर रहेगा? एक बार बताइएगा। जी सर। जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के संशोधन किया जाता है या किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। हालांकि ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, रूबरू हैं आप इन सभी चीजों से। मौलिक अधिकारों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और लोगों को सरकार के स्वरूप निर्धारित करने के लिए एक प्रभावी आवाज सुनिश्चित करता है। तो एक संशोधन हुआ, वो संशोधन था 44 वाला। कब का था? 1978 का था। 1978 का था। और इस विषय पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहा गया कि अनुच्छेद 352 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है ना। उसको क्या किया जा सकता है? स्थगित भी किया जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने का भाव ये था कि संविधान की जो मूल संरचना में कोई भी बदलाव केवल तभी किया जा सकता है जब उन्हें भारत के लोगों द्वारा जनमत संग्रह में बहुमत से अनुमोदित किया जाए। अनुमोदित का मतलब स्वीकृति की बात है, ठीक है। तो जिसमें कम से कम इक्वल परसेंटेज मतदाताओं ने भाग लिया था, और इसी सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन भी किया जा रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें इसी का पार्ट जो है निभाता है। हालांकि कई बातें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें वह बेसिकली इसी चीज़ को रिलेट कराता है, जो कानून के अधिकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति की उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को रिलेट कराता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात 12 एक अनुच्छेद आता, पेपर में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मूल अधिकारों की जो परिभाषा मिलती है वो 12वां अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 13, इससे भी पेपर में सवाल नहीं आया। ये बताता है हमारे यदि मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकारों को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है, आपके मूल अधिकार है और आपकी वजह से उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिकली उस अधिकार को रोका जा सकता है। ये 13 बताता है, लेकिन परीक्षा में ये भी नहीं आया हुआ है। आगे बात करते हैं समता का अधिकार। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट तथ्य जो है स्टार्ट हो जाता है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात करते हैं तो ये 14 से लेकर 18 तक का आता है। आप सबको पता है विधि के समक्ष समता, अर्थात आप कहिए कानून के समान सब बराबर हैं, या ब्रिटेन से लिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप अनुच्छेद 15 देखते हैं, जाति की बात होती है। किसकी? जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें आती है। 16 की बात करते हैं, लोक नियोजन है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा भी है। इस प्रक्रिया में लोक नियोजन के संबंध में 16 बता देता है। 17 अस्पृश्यता का अंत है। इसमें किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, छुआछूत नहीं होगा। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस संबंध में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, फिर आता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति भी लेनी होगी, यानी उपाधियों के अंत के बारे में भी जिक्र होता है आपका आर्टिकल 18। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करेंगे। जी सर। जी सर। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। आप बता दो 19 से 22 तक का आता है। ये बेसिकली मूल संविधान के 7 तरह के जो स्वतंत्रता का उल्लेख था उसमें वर्तमान में आज केवल और केवल 6 जो है दर्शाए गए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को ABC के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बता भी चुका हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 19 का 1 या ए या फर्स्ट, बोलने की स्वतंत्रता बोलता है, बताता है। सेकंड में बिना हथियारों को एकत्रित होने की तथा सभा करने की स्वतंत्रता बताता है। थर्ड, संगठन बनाने की स्वतंत्रता बताता है। देश के किसी क्षेत्र में बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता बताता है। 4 यानी डी,
19 का 5 यानी ई किसी भी क्षेत्र में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता बताता है। एक 19 का एफ होता है जिसको हम लोग यहाँ पे 6 भी कह सकते हैं, ये हटा दिया गया है, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। और फिर उसके बाद 19 का आपका एक आता है जी जिसको 7 कहते हैं, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता बताता है, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, है ना। इस तरीके की आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 19 के 6 संपत्ति के अधिकार को था जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, ये बात अभी ऊपर भी आपने देखा है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संरक्षण में बात की गई है, इसके अंतर्गत 3 बातें हैं। ये जब प्रश्न बनाता है तो अप्लाइड बना सकता है यूजीसी नेट में और एमपी सेट में भी, तो ये सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो दोष सिद्ध के संरक्षण की बात करता है वो अनुच्छेद 20 है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, एक पार्ट ये होगा, अपराधी पर अपराध करने के समय का कानून लागू होगा और किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही मान्य नहीं होगी। आप कहो कि मैं गवाह खुद बन जाऊं, और ये बात आप जानते भी हैं बचपन से, और ये खुद की गवाही मान्य नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा 20 के अंतर्गत। सर ये पहले में तो सर एक बात पूछनी है, पहले में तो लिखा है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा, तो मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया। ऐसा होता है ना कि एक अपराध के लिए सभी को एक सजा। अरे भाई जैसे अगर मान लीजिए आपने अगर कोई आप एक पर्सन है ना, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर उसने अपराध किया है, ठीक है, तो उसने 2-3 अपराध मान लो कर लिया हो, उस पर कई चार्ज वगैरह लग जाते हैं, है ना, अच्छा होता है ना, तो उस कंडीशन पर एक व्यक्ति के लिए एक ही अपराध की सजा होगी, जब दूसरा अपराध देखा जाएगा तो उसके लिए उसकी आधार पर सजा जो होगी वो सुनाई जाएगी, वो मतलब तो सबसे ज्यादा वाली सजा होगी सर वो उसको दी जाएगी जो सबसे बड़े वाले अपराध पे ज्यादा आएगी। कम वाली बात नहीं, दोनों दी जाएगी, ज्यादा वाली भी दी जाएगी, कम वाली भी दी जाएगी, इसमें अच्छा ज्यादा कम वाली। उसको तो ये कहा गया ना, एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, 2 अपराध के लिए 2 सजा बनेगी, यानी 3 अपराध के लिए 3 सजा बनेगी, यानी यही समझ कहा आ गया। गया, मतलब वो जितने भी अपराध कर रहा है उसको उतनी बार उतनी सजा मिलेगी बार बार। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप देखिए जो बॉलीवुड के कुछ अभिनेता हैं, आप देखेंगे जैसे संजय दत्त हो गए, सलमान खान हो गए, इन पे कई आपराधिक केस चल रहे हैं, तो उसके भी सजा भी कई हैं, है ना, आप देखेंगे, गूगल करिएगा आपको मिलेंगे सारे उनके बारे जी में, जी जी है ना। समझ गए सर। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये चीजें रिलेट कराता है। अनुच्छेद 21 का आता है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, तो ये पार्ट भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 22 आता है गिरफ्तारी के संरक्षण में, 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संरक्षण में, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 बातें इसमें, कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना होगा, उसको क्या बताना होगा, कारण बताना होगा। यदि नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आवागमन की जो समय अवधि है उसको हटाकर बोला गया है, आवागमन समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए हाँ सर, जाने की मुंबई जो मतलब आने समय जाने है। का जो टाइम है वो उसको हटा के, फिर कहा गया कि उसे अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार देना होगा, और ये बात सत्य है, ये बात आप जानते हो। तीनों शब्द बेसिकली इजी शब्दों में लिखे गए हैं, जिस तरीके से यूजीसी ने यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों को हेर फेर करेगा, आयोग हेर फेर कर सकती है, परंतु मीनिंग यही निकालेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा भी, क्योंकि परीक्षा में आ चुका है लास्ट टाइम में। और मैं आपको बता दूं, ये आपके मानवाधिकार की जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ये भारतीय संविधान और मानवाधिकार में इन्वॉल्व है ये पॉइंट। एक अनुच्छेद 23 है, बलात्, श्रम और दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध है, किसी भी व्यक्ति से बेगारी तथा या जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आजकल मैं बता दूं, बच्चों को, महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को, 3 बातें ध्यान रखिएगा सोशल वर्क में, बच्चे, महिलाएं और वृद्ध व्यक्ति, इन तीनों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है, उठा के देख लीजिएगा, लास्ट 5 वर्ष का क्वेश्चन पेपर इन्हीं का बेस बनाया हुआ है,
ठीक है, तो इसलिए बच्चों के संबंध में है 23 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 24, 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या खानों तथा किसी जोखिम वाला काम पर, ये पैर लिखा हुआ पर होगा, पर नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है ना। अब आप सोचो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, ये 24 अनुच्छेद बताता है कि बच्चों को किसी कारखाने और खान वगैरह में काम करने को नहीं रखा जा सकता, और ये बात सत्य भी है, ये बात सत्य भी, यह आर्टिकल आ भी चुका है ना, ये ध्यान रखिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। धर्म से है 25 से लेकर 28 तक का है। 25 कहता है किसी व्यक्ति का किसी भी धर्म का मन, किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का मान सकता है, क्या कर सकता है, मान सकता है, और उसका प्रचार भी कर सकता है ना। अब देखो भाई, अब समझ लीजिए बात को, वो मान सकता भी है, उसका आचार प्रचार भी कर सकता है किसी भी अन्य धर्म का भी। और 26 में कहा कि कोई भी अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना हो गई, यहाँ पे स्थापना कर सकता है, और उसके अंतर्गत अगर हम बात करें त्याग हवन सड़क पर नमाज पढ़ते हुए अनुमति दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है ना, जैसे हवन हो गया, ठीक है, और नमाज हो गया इत्यादि, सड़क पर भी वो पढ़ सकता है या कर सकता है, इस तरीके की बात करता है कि आप पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो बताता है, आप किसी भी संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हो, और वहाँ पे इसके अंतर्गत भी नमाज, हवन, पूजा पाठ जैसी चीज़ों को भी संचालित कर सकते हो। 27 कहता है किसी राज्य किसी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में टैक्स नहीं ले सकता है। जैसे मंदिर वाला देखा आपने, ये जो अयोध्या की बात कर रहा हूँ, इसमें राम मंदिर, होगा, राम मंदिर जो बनाया चंदा से बन गया, उसका भी जी सर, किसी व्यक्ति के पास नहीं हो, बैंक में ही है ना, तो उसके जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, बताया जाता है उसके ब्याज से मंदिर बन गया, ठीक है। तो आपको बताया वहाँ पे टैक्स नहीं लिया गया, उसके पास वहाँ से जो है टैक्स नहीं लिया गया उससे, ठीक है। और ये बात है आर्टिकल 27 के अंतर्गत। 28 कहता है सरकारी पैसों से चल रहे कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकारी पैसों से चल रहे कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी सकती है ना। आप सरकार को पैसे दे, आप अपने धर्म, इसका मतलब ये हुआ है कि आप एक धर्म का क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, आप उस धर्म को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और भारतीय संविधान क्या कहता है, किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता है कि नहीं, ये बात है कि नहीं, बताओ। जी सर, जी सर। वो चीज़ है। फिर कहता है शिक्षा और संस्कृति, यानी संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30। अल्पसंख्यक भाषा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया भी है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड है ये, अनुच्छेद 29 है ना। अच्छा, क्या कहता है अनुच्छेद 29, बताओगे आप? सर, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं। देखो बिल्कुल सही है। मैं बताऊं, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए है ये। किसके लिए है? अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए। तो अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और उसे भाषा, जाति, धर्म के आधार पर किसी संस्थान में, ठीक है, जाने से नहीं रोका जा सकता है। कहने का भाव यही है कि राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में ना प्रवेश के संबंध में धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इसमें किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगा सकता है। रोक जो है, रोक लगाता है ना, वहाँ पे उस कंडीशन पे रोक लगाता है कि भाई आप इनके साथ जो है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना करें, उसको रोक लगाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है। 30 कहता है अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे भी चलाने के लिए धन देगी। ये चीज़ें हैं, ये आपको 30 बताता है। 31 कहता है भाई इसको हटा दिया गया है। पैतृक संपत्ति की चर्चा जो मूल अधिकार में 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर 30 के काम में रख दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32। इसमें अगर हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। अंबेडकर महोदय ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की क्या बोला है? आत्मा कहा है। सर, आत्मा।
आत्मा बोला, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, जो बेसिकली रिलेट कराता है आपका ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। तो यह बंदी बनाने वाले अधिकारों को आदेश देता है, उसे उस समय पर उस समय के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है, उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। परमादेश, हालांकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, आप उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। यह उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करता है, तब उसे यह बताने के लिए जारी किया जा सकता है वह अपना कर्तव्य का पालन करे, वह परमादेश कहलाता है। साथ ही साथ प्रतिषेध एक शब्द आता है, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लगाती है और आदेश देती है कि यह मामला अपने यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उत्प्रेषण, यह ऊपरी न्यायालय अपनी निचली न्यायालय को यह निर्देश देती है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे अपने वरिष्ठ न्यायालय भेजे। और अधिकारपेक्षा, जब कोई ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत ना हो, तब उसे रोकने का अधिकार पृष्ठा आता है। इस पार्ट को ये रिलेट कराता है ना। तो इस बात को आप जो है ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से ये जो है रिट होता है 5 टाइप के, और इसकी भी क्लासेस मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। सर ये रिट पांच प्रकार की होती है, 6 प्रकार की? 5 प्रकार की होती है मैडम। रिट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। और रिट मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारों से मुक्त किसी संस्था द्वारा दिया गया एक औपचारिक आदेश होता है, ठीक है ना, उसको रिट कहा जाता है। WRITE इसको इंग्लिश में रिट बोलते हैं। इसके द्वारा दिया गया था सर? प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार से युक्त किसी संस्था द्वारा दिया गया एक औपचारिक आदेश है ना। और आधुनिक उपयोग में, ठीक है, प्रायः ऐसी संस्था न्यायालय होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए है। संविधान में रिट होता है और वो संवैधानिक उपचारों के आदेश पर 5 प्रकार के होते हैं, ना कि 6 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार के। प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टिओररी बोलते हैं इसको हम लोग, उत्प्रेषण को फिर क्यों वारंटो बोलते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। जब हिरासत में वैध हो, भारत के ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताता है। हिरासत में रखना कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है, और हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा होती है हिरासत, है ना। और परमादेश हम आदेश देते हैं, है ना, इसमें परमादेश में, ठीक है ना, वो चीज़ें इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और मंडामस बेसिकली इसको कहा जाता है, मंडामस कहा जाता है, ठीक है। निषेध शाब्दिक अर्थ में मना करने को बताता है ना, निषेध। और जो सर्टिओररी होता है प्रमाणित होने को बताता है, सूचित करने के बारे में बताता है ये, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्यों वारंटो एक होता है। क्यों वारंटो किस आधार पर वारंट द्वारा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने से रोकने के लिए रिट जारी होता है ये, ठीक है, ये चीज़ें आती है। तो भारत में रिट के जो अनुच्छेद 32 है वो संसद को किसी अन्य अदालत में ये रिट जारी करने का जो है अधिकृत करने का अधिकार देता है आपको, ठीक है। और अनुच्छेद आपने एक सुना होगा 226। जी सर। 226 भारत के सभी उच्च न्यायालय की बात यहाँ पे उच्च न्यायालय होती है, तो उच्च न्यायालय 226 में रिट जारी करने का अधिकार देता है, रिट जारी करने का। और जब बात आती है कि संसद के किसी अन्य अदालत को रिट जारी करने के लिए, है ना, तो वहां पे अनुच्छेद क्या आता है? 32। तो वहां पे क्या आता है सर 32 में सुप्रीम कोर्ट में है और 226 में हाई कोर्ट में है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए जी सर। होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अनुच्छेद 33 देखिए, देश की सुरक्षा के लिए संसद सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है, यह आपको 33 बताता है। अनुच्छेद 34, हालांकि 33 आया नहीं है। 34, भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है तथा उसके न्यायालय को कोर्ट मार्शल भी कहा जाता है, इसलिए ये भी परीक्षा में अभी तक आया नहीं है। 35, मूल अधिकारों को लागू होने की चर्चा है। मूल अधिकारों को 7 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान में आज ये केवल 6 है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को जो है इन्वॉल्व कर लिया था, सारे आर्टिकल्स को, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में सारे आर्टिकल्स नहीं थे, ये चीज़ें थी, लेकिन इस वाले में सारे आर्टिकल्स थे।
अब उसके बाद आता है मानवाधिकार और समाज कार्य के बारे में। मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र और उसके संबंध में संधि और समझौते के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रत्येक दिन मानवाधिकार का घोर उल्लंघन होता है। जैसे लोगों के गायब होने की घटना हो गई, राजनीतिक कैदियों की यातना हो गई, हत्या और मनमानी गिरफ्तारी हो गई, मौत की सजा को बढ़ता उपयोग हो गया, शारीरिक और मानसिक शोषण द्वारा बयान लेना हो गया, जबरन उगाही और बिना मुकदमे के कैदियों की नज़रबंदी, वयस्कों और बच्चों के आर्थिक शोषण, आंतरिक संघर्षों के कारण जनसंख्या का विस्थापन आदि। पूरे विश्व में ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से घोर उल्लंघन हो रहा है मानवाधिकारों का। प्रत्येक दिन मानवाधिकार के हनन के शिकार लोग अपने कटु अनुभवों के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक क्या रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। भाई अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो पीड़ित रहोगे, है ना। तो अगर कहीं पर लगे कि भाई आपकी सिलेक्शन होने वाला है और उस दौरान भी आपके साथ आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, प्रशासन के पास जा सकते हैं इत्यादि। जो भी चीज़ें दी गई है वो चीज़ें बताता है संविधान कि आप वहाँ जाके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बच्चों ने किया भी है। देखो उत्तराखंड में अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड में एक हमारा स्टूडेंट ही है भाई, उनका सिलेक्शन शायद 1 नंबर से या कुछ रहेगा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शायद रह गया था, है ना। और उनका एक्सपीरियंस था लेकिन शायद कॉल लेटर उन लोगों ने दिया नहीं था, उन्होंने केस कर रखा था। और रीज़न यही है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 99% मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का जो पेपर नहीं हो रहा है, कारण यही है। ठीक है, जब तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं होगी आयोग, तब तक वो सरकार उसको आगे बढ़ाएगी नहीं एग्ज़ाम, है ना। तो लास्ट वैकेंसी में यही मैटर हुआ है 2-4 बच्चों के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए उसके बाद बात करते हैं मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियाँ हैं। आपको मैंने पहले भी बता रखा, 3 पीढ़ियों से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल एक बार एक परीक्षा में भी आ चुका है। सबसे पहले 1979 में चेक कानूनविद कैरल वासा का एक नाम आता है, जिन्होंने स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों में विभाजन कर दिया था। कैरल वासा ने सिद्धांतों को वर्तमान यूरोपीय कानूनों से जुड़े हुए कुछ प्रक्रिया को बताया है। जैसे यह विभाजन फ्रांसीसी क्रांति के 3 मूल सिद्धांतों का अनुसरण करता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर। ठीक है, ये जो 3 पीढ़ियाँ मिलेंगी अभी आपको आगे, इन्हीं 3 पीढ़ियों को यूरोपीय संघ के चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, इन्हीं पीढ़ियों को ध्यान रखिएगा, पीढ़ी का यूरोपीय संघ के चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है या एक प्रकार से दर्शाया गया है। मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा में ना वे अधिकार शामिल है जिन्हें दूसरी पीढ़ी के साथ साथ पहली पीढ़ी के अधिकारों के लिए भी माना जाता है, लेकिन इसमें अपने आप में ऐसा कोई विभाजन मौजूद नहीं है जो अधिकार किसी विशिष्ट क्रम में सूचीबद्ध ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पहली पीढ़ी के बारे में, समझिए। सर ये केरल भाषा क्या था? केरल भाषा एक विद्वान है, एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है। तो पहली पीढ़ी में मानवाधिकार को उन्हें ना कभी कभी आपने सुना भी होगा नीला अधिकार। तो पहली पीढ़ी को क्या कहा जाता है, पहला पैक्ट है ये नीला अधिकार कहा जाता है। प्रमुख रूप से वे स्वतंत्रता और राजनीतिक में भाग लेने से संबंधित है। मौलिक रूप से ये नागरिक और राजनीतिक जो प्रवृत्तियां हैं उससे रिलेट कराती हैं। राज्य के निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा की बात होती है, इसलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार भी माना जाता है। पहली पीढ़ी में ना अधिकारों में अन्य बातों के अलावा जीवन के अधिकार के कानून, समझ, समानता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, मतदान जैसे अधिकार भी इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा 18वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस में पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में हुई थी। हालांकि इसमें कुछ अधिकार जो है 12-15 मैग्ना कार्टा में भी दिया गया था। 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स को भी व्यक्त किए गए थे, उनमें भी ये चीज़ें दी गई थी पहली पीढ़ी के बारे में। अब पहली पीढ़ी जो है जीवन के अधिकार, कानून के समझ, समता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि जैसे अधिकार यहाँ पे शामिल रहेंगे। तत्पश्चात आपको ये ध्यान रखना है कि 18वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स का नाम आता है। साथ ही साथ फ्रांस में एक बात और हुई थी, पुरुष और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को लेकर। मानवाधिकार की बात करते हैं जहाँ पे बेसिकली मैग्ना कार्टा की बात होती है 1215 में, वहाँ पर भी पहली पीढ़ी के बारे में जिक्र किया गया है। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स व्यक्त किया गया 1689 में, वहाँ पर भी मानवाधिकार की पहली पीढ़ी के बारे में जिक्र किया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्टों से भी प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में भी हो सकता है पूछ लेगा, डीप में जाएगा तो, है ना। सर एक बात बताएं, इसमें जैसे फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की बात की गई है जी, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेसिफिक आदमियों के लिए ही वो नागरिक अधिकारों की बात कर रहे थे?
औरतों का कोई लेना देना नहीं था वहां पे। पुरुष को लेकर बात किया गया है यहाँ पे। पुरुष के साथ साथ आप जब नागरिक अधिकारों की घोषणा कर दिया तो महिला भी नागरिक होती है, वृद्ध हाँ भी जी। नागरिक होता है, युवा भी नागरिक होता है, तो उन संबंध में उन सब की बात की गई है ना। तो यहाँ पे बट सर यहाँ स्पेसिफिक किस सेंस में गया है पुरुषों को फिर? देखो, पुरुषों कहने का मतलब ये था कि पहले इसमें ज्यादातर जो प्रक्रियाएं हो रही थी वो पुरुषों के लेकर समानता की पहली बातें कहाँ हो रही थी। आप देखो 18वीं सदी की बात मैं कर रहा हूँ, आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो समानता बेसिकली 19वीं सदी में आई, सशक्तिकरण 19वीं सदी में आया है कि नहीं। पहले तो ज्यादातर बेसिकली फोकस पुरुषों की क्रियाओं का समानता जी 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 जी। तो ये चीजें बन गई ना अब, ठीक है। तो ये चीजें थी सशक्तिकरण की प्रक्रिया में, तब फिर जब से 19वीं सदी में आया तो अब इसको रिलेट कराने लगा भाई कि नागरिक अधिकारों की घोषणा करते। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार की बात करते हैं। दूसरी पीढ़ी मानवाधिकार जो है समानता से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सरकारों की मान्यता मिली और ये मूल आर्थिक और सामाजिक और प्रकृति में सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरे में। समानता एक बात, दूसरा आर्थिक, सामाजिक और प्रकृति में सांस्कृतिक अधिकार, ये शामिल रहेगा। ये विभिन्न नागरिकों के समान स्थितियों के बर्ताव की गारंटी देता है। माध्यमिक अधिकारों की न्याय संगत और अनुकूल स्थिति में रोजगार, भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल अधिकार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ते इत्यादि के शामिल है। पहली पीढ़ी के अधिकारों के तहत ही मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, जैसा कि आप सबको पता है, 10 दिसंबर 1948 को आता है। 10 दिसंबर को ही हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और उसमें एक प्रकार से आच्छादित किया और आगे भी अनुच्छेद 22 से लेकर 28 और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय करार पर एक प्रकार से सन्निहित कर दिया। तो ये बेसिकली 22-28 वाला यहाँ पे नहीं आता है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। समानता पूछ लेता है, आर्थिक, सामाजिक और प्रकृति में सांस्कृतिक अधिकार पूछ लेता है। इसे लाल अधिकार के नाम से जानते हैं। द्वितीय पीढ़ी को किस नाम से जानते हैं? लाल अधिकार। पहली पीढ़ी को किस नाम से जानते थे हम लोग? अभी पढ़ा है निजी। अधिकार। तो इन अधिकारों का सम्मान करने के लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन इस पर भी निर्भर करता है कि क्या सरकार के पास इतने संसाधन है, वह इन्हें पूरा कर सकेगा। चूंकि सरकार संसाधनों को नियमित करती है और अधिकारों को लोगों को देने के लिए जिम्मा भी उठाती है ना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। उसके बाद तृतीय पीढ़ी मानवाधिकार की महज नागरिक और सामाजिक अधिकारों से परे है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई दस्तावेज में व्यक्त किया गया, जिसमें मानव, पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सन 1972 की एक स्टॉकहोम सम्मेलन था, जिसको घोषणा कहते हैं हम लोग। पर्यावरण विकास पर 1992 में रियो सम्मेलन एक हुआ था, जिसको आप रियो घोषणा भी कह सकते हो, ये शामिल था। तो आप ये कह सकते हो तीसरी पीढ़ी पर्यावरण से संबंधित थी, जिसमें दो तो आपको याद रखने होंगे, एक स्टॉकहोम घोषणा, दूसरा आपको याद रखना रियो घोषणा। तृतीय पीढ़ी को मानवाधिकार शब्द में काफी हद तक और जो है अनौपचारिक बना दिया गया। कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे से है, पर्यावरण से, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, बता सकते हो आप लोग? हरे अधिकार के नाम सर से। हरा अधिकार। हाँ, तो आप दूसरी पीढ़ी को लाल अधिकार कहा गया, ठीक है। पहली पीढ़ी को नीला कहा गया, तीसरे को हरा कहा गया। और इस तरह अधिकारों का अत्यंत व्यापक जो है स्पेक्ट्रम शामिल है। क्या हो गया? स्पेक्ट्रम शामिल हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए समूह और सामूहिक अधिकार है, आत्मनिर्णय का अधिकार है, आर्थिक सामाजिक विकास का अधिकार है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार है, संवाद संचार अधिकार है, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत और भागीदारी का अधिकार है ना। थोड़ा इसलिए तीव्र गति से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। अगर आप चाहोगे तो उसकी वॉइस कम कर लेना, आप देखोगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें सुनाई भी देगी, ठीक है। इक्वलिटी और स्थिरता की बात भी कही गई है इसमें, ठीक है। तो ये थे जो है इसके अंतर्गत अधिकार। अब देखेंगे समाज कार्य की आचार संहिता और मानवाधिकार संरक्षण। आचार संहिता कहाँ से आया है? यूएसए से आया है। यूएसए से सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। और आचार संहिता बनाया किसके द्वारा जाता है? व्यावसायिक संगठनों के संघों द्वारा। हाँ, व्यावसायिक संगठनों से बनाया जाता है, ठीक है। और आचार संहिता में जो क्लाइंट होता है उसका शोषण वगैरह ना हो, इसकी बात होती है, ठीक है। अंतरण प्रत्यंतरण जैसी प्रक्रिया ना हो, ठीक है, उसको जबरदस्ती कोई कार्य ना कराया जाए, इस तरीके की चीज़ें होती है आचार संहिता में, ठीक है। तो समाज का सिद्धांत में मानवाधिकार के 2 शब्दों में गरिमा के संघर्ष करता है, गरिमा के लिए संघर्ष करता है। प्रथम मौलिक स्वतंत्रता जो मानव के पूर्ण विकास और अनुमति देता है, दूसरा व्यक्ति और समाज के सक्षमता को बात करता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता निम्न मूलभूत सिद्धांतों के माध्यम से मानव विकास की सेवा भी करता है इसके अंतर्गत। ये रहे कुछ सिद्धांत, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अब हम लोग कल बात करें इससे, है ना। सिद्धांत के बाद देखते हैं क्या आता है, मानवाधिकार का दर्शन आएगा, परिपेक्ष आएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल इस पर बात करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा ना आज, जी सर। ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो आप लोग, आपको ये देखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है।
जी सर। ये सारी चीजें देखनी है। सर 8:30 वाली क्लास नहीं होगी क्या? होगी 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 भाई, आज तो आप देखो इतने दिन बाद क्लास अब कंटिन्यू मैंने किया है, क्लासेस होगी होगी, क्यों नहीं होगी क्लासेस, है ना। क्लासेस हालांकि चली रही थी, रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत कम मिली है आप लोगों को, है ना। फिर भाई आज जो है अब आप लोग क्लासेस चलेंगी, ठीक है, बराबर चलेंगी क्लासेस, ठीक है। जी सर। कल संडे है, कल यूजीसी की क्लासेस रहेंगी और वो समय मैं बताऊंगा कल आप लोगों को 9 AM, अभी नहीं बताऊंगा, 9 AM बताऊंगा, 9 to 10 के बीच में बताऊंगा कल कितने बजे क्लास होगी, तो टाइमिंग, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग जुड़े रहिएगा, अभी आप लोगों के आधे घंटे बाद मैं फिर क्लास लूँगा।